नमस्कार स्टूडेंट्स और स्वागत है मेरे YouTube चैनल मस्त पाठशाला में। यह मेरा पहला वीडियो है और मैं शुरू कर रहा हूँ करंट अफेयर्स के साथ। मैं आपको हफ्ते भर के करंट अफेयर्स दूंगा और उस हिसाब से महीने में टोटल 4 वीडियोस हिंदी में और वहीं सेम वीडियोस हर हफ्ते इंग्लिश में भी मिलेंगे। ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आगे से मैं अपडेट करता रहूँगा आपको। इन वीडियोस पर वैसे काफ़ी मेहनत की गई है, दोनों भाषा में अलग अलग बनाकर पोस्ट किया जाएगा और महीने के अंत में चारों वीडियोस को एक साथ कंपाइल करके यानी संयोजित करके उन्हें पोस्ट कर दिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जिससे आप हर हफ्ते भी देखकर अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और एक साथ महीने के अंत में भी देख सकते हैं। सबसे पहले स्लाइड की बात करें तो ये देखिए, यहाँ सितंबर 1 से 4 लिखा है, यानी कुल 4 वीडियोस सितंबर माह में आपको दिए जाएंगे। और ये वाला वीडियो सितंबर के पहले सप्ताह का है, जो कि 1 से 7 सितंबर तक का है। ठीक है, आप देख सकते हैं सितंबर भाग 1/4 यानी पहला वीडियो है, 4 टोटल वीडियो बनेंगे, ये पहला है उसका 1 से 7 सितंबर। ये हमारा लोगो मस्त पाठशाला का बुक वॉर्म है जो बड़ा खुश है, मस्त है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हम कैसे पढ़ाएंगे आपको? सबसे पहले हम आपको समझा कर पढ़ाएंगे, आपको केवल उत्तर ही नहीं बल्कि समझाएंगे भी। इससे आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी मिलेगी और आपको आंसर्स याद रहने में भी मदद मिलेगी और आपको वजह भी मिलेगी किसी भी उत्तर को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कोई कड़ी देकर, लिंक देकर। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको कोई कड़ी देकर आपको क्वेश्चन आंसर याद करा दें। इससे आपके लिए आसान हो जाए आपको याद करने में। करंट अफेयर्स एक समुद्र है, एक बहुत विशाल समुद्र है और आपको केवल प्रश्न उत्तर देने से आपको याद नहीं रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम आपको लिंक देकर इसे याद कराने की कोशिश करें। जैसे आप कभी एग्ज़ाम दे रहे हों या कभी भी क्विज़ कॉम्पिटिशन्स में बैठे हों, तो आप किसी लिंक, किसी बड़ी कारण वो उत्तर याद आ जाए और आप उत्तर दे सकें। वैसे भी अक्सर एग्ज़ाम्स में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो ऑप्शन से आपको लिंक के थ्रू ऑप्शन से आराम से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सही ऑप्शन। चलिए थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें फोटोग्राफ के साथ। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सुना और देखा जा सकता है, इसलिए हम इन दोनों बात का लाभ उठाते हुए आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे, जिससे आपके हर उत्तर के साथ लोग, चीज़ें आदि पहचानने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर के साथ अन्य जानकारी। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट ही से मिलता जुलता है। हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहीं उत्तर के साथ अन्य जानकारी भी देंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है तो जो कि इम्पॉर्टेंट है, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको उच्चारण सही नहीं आया और कहीं आपने सही जवाब दिया भी, तो वो गलत उच्चारण के कारण गलत हो जाएगा और कुछ लोग आपको सुनकर गलत सीख भी लेंगे। और दूसरी बात है, लोग मज़ा भी लेने लगते हैं कि भाई इसको आता नहीं सही से बोलने, है ना? तो ये ज़रूरी है कि आप सही सीखें और सही बोलें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देश के नक्शा, झंडा, वहाँ के लीडर्स और मुद्रा की हम लोग डिटेल देंगे और फोटोग्राफ भी देंगे। इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए इतनी सारी जानकारी के साथ नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। कंपटीशन की तैयारी के छात्रों के अलावा ये रेगुलर स्कूल स्टूडेंट्स अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं और स्कूल कंपटीशन में होने वाले क्विज के लिए भी। केवल सरकारी नौकरी या कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी जनरल नॉलेज की चीज़ अगर आप कहें, तो ये कंपाइल्ड है जनरल नॉलेज की चीज़ों का, तो केवल कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स नहीं कर सकते इसको। वो भी यूज़ कर सकते हैं इस वीडियोस को, वो भी देख सकते हैं जो कि क्विज जूनियर लेवल क्लास फोर्थ फिफ्थ अपने आप को अपडेट करने के लिए। और अगर आपको न्यूज़ भी देखने में बोर होता है, क्योंकि न्यूज़ में आजकल तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा हैं और आप हफ्ते भर में इस वीडियोस को देखकर अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। इसमें काम भर की ही न्यूज़ है। करंट अफेयर्स नॉलेज आपकी इतनी बढ़ा देगा और मैं हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग टाइप का क्वेश्चन आंसर्स दें। और वैसे क्वेश्चन आंसर तो रहेंगे ही और एंटरटेनिंग बात करूँ ताकि आपको मज़ा भी आए, वीडियो देखने में बोर ना हो, क्योंकि हमेशा करंट अफेयर्स के वीडियो लंबे होते हैं। ठीक है, और हम लोग हमेशा चाहते हैं वीडियोस छोटे हों, तो ज़्यादा लंबा कोई देखता नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पढ़ने और नॉलेज बढ़ाने के लिए आएंगे तो आपको ज़रूर आना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे और देखने के लिए। और देखेंगे तो मैं चाहूँगा कि आपको इतना बिजी रखूँ अपने बातों से, अपने प्रेजेंटेशन से, ताकि आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने फार्मूला वन बेल्जियन ग्रॉ प्री 2020 जीता है? फार्मूला वन आपको पता होगा, फार्मूला वन रेस जो कार रेस होती है। तो बेल्जियन ग्रॉ प्री 2020 किसने जीता है? बेल्जियन ग्रॉ प्री, बेल्जियम मतलब वही देश, बेल्जियन ग्रॉ प्री। अच्छा, मैं आपको इसमें ग्रॉ प्री बोल रहा हूँ, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन ग्रॉ प्री ही है। ग्रैंड प्रिक्स लिखते हैं लेकिन बोलते ग्रॉ प्री हैं, क्योंकि वो फ्रेंच फ्रेंच की तरह बोलते हैं उसको, वो तभी से उसको ग्रॉ प्री बोला जाता है। तो
फिर से एक बार सवाल बोलना चाहूँगा, किसने फार्मूला 1 F1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 जीता है? लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन के ने बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोरचैम्प्स में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 में जीत हासिल की है। सीजन की यह उनकी 5वीं जीत थी। वॉल्टरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड और दूसरे स्थान पर, और मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल के, जो नीदरलैंड के थे, के बाद तीसरे स्थान पर आए। ठीक है, लुइस हैमिल्टन का ध्यान दीजिएगा, इस बार के मैक्सिमम ग्रां प्री उन्होंने फार्मूला 1 ग्रां प्री जीता। देखिए फार्मूला 1 की कार रेस ऐसी होती है, ऐसे कार्स होती हैं। आपको बैंग बैंग मूवी याद है, ऋतिक रोशन की बैंग बैंग? उसमें यही वाला कार था, कार लेकर वो विलेंस का पीछा करते हैं, है ना? तो ये बहुत हाई स्पीड कार होती है, ऐसा डिज़ाइन की जाती है। और बचपन में अगर आप लोग ने हॉट व्हील्स और अलग अलग कार से खेला होगा तो इस टाइप की कार रही होंगी, है ना? तो ये फार्मूला 1 चैंपियनशिप है। और लुइस हैमिल्टन, नाम याद रखिए, लुइस हैमिल्टन ने इस बार 5वीं जीत हासिल की है फार्मूला 1 की सीजन में। ठीक, आगे भी एक और फार्मूला 1 का क्वेश्चन है, उस पर भी हम आएंगे। तो ये ग्रेट ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन की फोटोग्राफी है। मर्सिडीज का लोगो देखिए, मर्सिडीज ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वह कौन थे? हमें से आप लोग बहुत लोग को पता होगा प्रणब मुखर्जी कौन थे। पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा के नाम से जाना जाता है, आप उनकी फोटोग्राफ दे सकते हैं। प्रणब मुखर्जी 1935 से 2020, 1935 से 2020। प्रणब मुखर्जी के बारे में चलिए। प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा के नाम से जाना जाता है। वह देश के 13वें राष्ट्रपति थे। वह 2012 और 2017 के दौरान देश के राष्ट्रपति थे। उन्हें 2019 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। वह भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। ध्यान दीजिएगा, उनको भारत रत्न भी मिला था। राष्ट्रपति बनने से पहले वे कांग्रेस के लीडरशिप वाली कई सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे विदेशी, रक्षा, वाणिज्य और वित्त विभागों को संभाल चुके हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जो रूबी का निधन हो गया, वह कौन थे? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो रूबी, नाम याद रखिएगा। ख्याल मेरे लिए पर्सनल इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ क्यों। जो रूबी का निधन हो गया, वह कौन थे? स्कूबी डू के सह निर्माता, कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का निधन। अमेरिकी एनिमेटर, टेलीविजन एडिटर, लेखक और निर्माता रूबी ने अपने क्रिएटिव पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदार स्कूबी डू को बनाया। आप देख सकते हैं स्कूबी डू याद है, क्योंकि मैं बचपन में कार्टून नेटवर्क पे स्कूबी डू खूब देखता था। और स्कूबी डू, स्क्रैपी डू, शैगी और विल्मा और डैफ्नी, तो याद है मुझे ये सब कैरेक्टर। स्कूबी डू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और हम सब बच्चों के लिए, खासतौर से मैक्सिमम जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट था, जो लोग कार्टून देखते होंगे। दूसरी चीज़, स्कूबी डू का हम लोग एक चीज़ और देखते थे कि आखिरी में कोई भी विलन जो भूत की तरह बनकर आता था, ऐसा बनकर आता था, इसमें अक्सर हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज रहती थी, वो उन्हीं के आपस में जान पहचान के लोग ही होते थे। तो इसी में आ रहा था, स्कूबी डू से पता चला हमें कि आपस के ही लोग ही गड़बड़ निकलते हैं, ऐसा करके। एनीवे, स्कूबी डू के सह निर्माता थे जो रूबी। अब याद रखिएगा, ये नाम आप याद रख सकते हैं, स्कूबी डू से जो रूबी तक। ठीक है, तो उनके साथ उनके पार्टनर थे केन स्पियर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्कूबी डू के सह निर्माता कौन थे जो खत्म हो गए। केन स्पियर्स थे और एक जो रूबी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विभाग ने कोविड मरीजों को दवा पहुंचाने के लिए मेडबॉट नामक मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? किस विभाग ने, ये सरकारी विभाग है, जो कोविड मरीजों को दवा पहुंचाने के लिए मेडबॉट नामक मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? ठीक है, ये ऑटोमेटिक ट्रॉली विकसित की गई है मेडबॉट नाम की। भारतीय रेलवे ने, देखिए भारतीय रेलवे ने कोविड 19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबॉट नामक एक रिमोट चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। ठीक, इंडियन रेलवे रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली मेडबॉट हेल्प्स इन डिलीवरिंग फूड एंड मेडिसिन टू कोविड पेशेंट्स। ठीक है, इस टाइप की ट्रॉली है जिसपे दवाई और खाना भेजा जाता है कोविड के पेशेंट्स को। इससे इजी है कि लोग से लोग मिलेंगे नहीं तो संक्रमण ज़्यादा फैलेगा नहीं। मशीन आ रही है, अपना दवाई और खाना पीना दे रही है। तो ये भारतीय रेलवे ने मेडबॉट को बनाया है। आप देख सकते हैं, ये ट्रेन की तरह है भी ट्रेन का डिज़ाइन है कुछ, और भारतीय रेलवे ने इसको उसी हिसाब से ढांचा है। तो मेडबॉट याद रखिएगा, मेडिकल बॉट, बॉट मतलब एक्चुअली बॉट वर्ड आजकल यूज़ हो रहा है, जो वो ऑटोमेटिक या एआई लर्निंग वाली चीज़ों पे यूज़ होता है, रोबोट्स पे यूज़ होता है, रोबोट की तरह, वैसे मेडबॉट। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं पीयूष गोयल। फोटोग्राफ ये है, वो बीजेपी से हैं, देख सकते हैं, उसका बीजेपी का फ्लैग भी है। पीयूष गोयल है एमपी, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? सोलर ट्री क्या होता है? सोलर ट्री जैसे सोलर प्लांट होता है, सोलर पैनल होता है, घरों घरों में सोलर चीजें लग रही हैं, तो पेड़ के शेप में सोलर को पैनल्स को सेट कर दिया जाए, पेड़ के शेप में, पेड़ पे नहीं लगाएंगे, ये एक मतलब धातु का पूरा पेड़ ऐसा बनाते हैं, पेड़ की तरह दिखता है वो, उस पर सोलर पैनल लगा देते हैं। तो उसको डिजाइन किसने किया है, किसने विकसित किया? विश्व का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, पूरी दुनिया का। CSIR CMERI भारत में, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CSIR CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में की CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 kWp से अधिक है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, कैसा पेड़ जैसा है ना, सोलर ट्री की तरह, सबसे बड़ा है विश्व का भी अभी। ठीक है, अगर हम लोग भी कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, हम लोग भी इस रिकॉर्ड को तोड़ ही सकते हैं, है ना? तो इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ऑफ कोर्स हमें आपकी साथ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? चलिए, अगर मिल के करना होगा तो बताइएगा ज़रूर, हम लोग मिल के करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, भारत के नए चुनाव आयुक्त ईसी कौन बने हैं? भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार, ठीक है, और भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं राजीव कुमार। आपको ये नाम याद रख सकते हैं, भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उनकी फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं राजीव कुमार जी की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा, किसने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, अभी तो स्कूल फिलहाल बंद है, जब स्कूल खुलेंगे तो खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल से ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, क्योंकि ये मोदी जी का इनिशिएटिव है पोषण माह बनाना। तो याद रखिएगा, मन की बात में उन्होंने सितंबर में पोषण माह को, सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाने, मासिक रेडियो प्रसारण में ही बताया था अपने, ठीक है, पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th, रक्षा मंत्रालय ने किन 3 कंपनियों के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा मंत्रालय आप जानते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो किन 3 कंपनियों के साथ 2580 करोड़ रुपए, यानी इतनी बड़ी बजट की डील हुई है, तो उसका कुछ रीजन होगा, वो भी रक्षा मंत्रालय। तो उसका है, 3 कंपनीज हैं, BEML, TPCL एंड L&T। अब देखिए इसका फुल फॉर्म भी हम बता देते हैं आपको। रक्षा मंत्रालय, पहले पढ़ना शुरू करते हैं। रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने मैसर्स जैसे आदमी, पुरुष से पहले श्री लगता है, और महिला से पहले श्रीमती, मिस्टर, मिसेस लगता है, वैसे कंपनी से पहले मैसर्स लगता है, ये बता देना चाहता हूं मैं, कुछ स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL और मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है, के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए किए गए हैं, और जिससे सशस्त्र बलों की संचालन तैयारियों को और अधिक बल मिलेगा। यानी कई डिफेंस मिनिस्ट्री साइन किए, डिफेंस के बंदूक बनाना और आर्टिलरी बनाना। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं BEML का ये लोगो है, न्यू फ्रंटियर्स न्यू ड्रीम्स उनका पंचलाइन है। ठीक है, BEML का लोगो याद रखिएगा। ये टाटा पावर का है, TPCL जो कि बात हुई टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, और लार्सन एंड टूब्रो, कई लोग इसको टूर्बो बोलते हैं, टूर्बो नहीं है, टूब्रो है, याद रखिएगा, लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है, L&T का ये लोग आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों कंपनी के लिए, टाटा का तो आपको पहचान में, BEML आप पहचान लीजिए, L&T भी आपने कई बार देखा ही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी, जो कि मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, तो ये भी मिर्ज़ापुर में थे, इनका कार्य क्षेत्र था, ये पढ़ाते थे, अध्यापक थे, और हमारे घर अक्सर आते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? PTI के नए अध्यक्ष कौन बने? अवीक सरकार, ठीक है, ABP के इमेरिटस संपादक
इमेरिटस मीन्स इमेरिटस का मतलब होता है जो रिटायरमेंट की एज क्रॉस कर चुका है, लेकिन उनको उनके अच्छे कार्यकाल के कारण उनको रखा गया, अपॉइंट फिर भी किया गया है रिटायरमेंट की उम्र के बावजूद। तो एबीपी के इमेरिटस संपादक आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के पूर्व उपाध्यक्ष अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। वो पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। अब याद रखिए, अवीक सरकार, सरकार जैसे याद है अमिताभ बच्चन की मूवी सरकार थी, जो मैं कहता हूँ चाहे वो भगवान के खिलाफ हो चाहे जिसके खिलाफ हो, तो याद रखिएगा ये प्रेस ट्रस्ट इंडिया के हेड हो गए हैं सरकार, अवीक सरकार। जो बोलेंगे सटीक होता है ना, सटीक, वैसे अवीक याद रखिए, अवीक सरकार। जो बोल दिया पीटीआई में और वो काम हो गया, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पीटीआई मुख्यालय स्थान नई दिल्ली में है। पीटीआई की स्थापना यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 यानी आज़ादी में जस्ट आज़ादी के 12 दिन बाद ही स्थापित हो गई थी, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी था, प्रेस आज़ादी के बाद से शुरू हो जाए, हमारी मीडिया शुरू हो जाए, तो पीटीआई तभी से हो गई थी। पीटीआई का क्या काम है, आप अक्सर देखते होंगे इंग्लिश पेपर या हिंदी पेपर की बात करूं तो कुछ न्यूज़ जो कॉमन होते हैं, जैसे यहाँ मिर्ज़ापुर की बात करूं तो यहाँ पर पेपर्स आते हैं दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान। तो कुछ कुछ न्यूज़ जो कॉमन होते हैं वो नीचे आखिरी में पीटीआई या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। बाकी तो और सब न्यूज़ के लिए कंपटीशन करते हैं कि भाई ये हम हमारे अखबार ने पहले पता कर लिया, हमारी मीडिया ने पहले पता कर लिया, हम चैंपियंस हैं। लेकिन कुछ न्यूज़ जो कॉमन होते हैं पूरे इंडिया में लेवल पे सर्कुलेट किए जाते हैं, उनके नीचे लोगो होता है, मतलब उनके नीचे दिखाया जाता है कि पीटीआई के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। चलिए, अभी एक सरकार है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, ये उनकी फोटोग्राफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां। किसने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल बुक लिखी है? यहाँ लव की स्पेलिंग LUV है, हाँ ये सही है, मतलब उन्होंने जो ऑथर है किताब के, जिन्होंने प्रकाशित की इस किताब को लिखा है, उन्होंने यही स्पेलिंग दी है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। अब ये बहुत ईजी है याद करने के लिए, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, करण जौहर। ठीक है, करण जौहर ने, बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल अनेक चित्र वाली बुक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जगरनॉट बुक द्वारा किया जाएगा, जगरनॉट बुक्स द्वारा। इससे पहले करण जौहर ने 2017 में एन अनसूटेबल बॉय शीर्षक से अपना आत्मकथा का विमोचन किया था। ठीक है, एन अनसूटेबल, जो सूट नहीं करता, ऐसा लड़का कहीं भी बैठता नहीं है, सही से सही फिट नहीं बैठता, अनसूटेबल बॉय करके शीर्षक से पहले किताब लिखी थी। तो याद रख सकते हैं हम, दोनों इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव और एन अनसूटेबल बॉय 2017 में, तो बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। अच्छा, करण जौहर को तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, फिल्म निर्माता हैं जो मूवीज़ बनाए हैं, कई फेमस मूवीज़, कुछ कुछ होता है, और कई मूवीज़ फेमस बनाए हैं। करण जौहर हाल ही में नेपोटिज्म के लिए खूब चर्चे में रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप सोचते हैं करण जौहर शादी तो किए नहीं थे तो उनको 2 बच्चे कैसे हुए? उन्होंने सरोगेसी से 2 बच्चे किए हैं अपने। ठीक है, सरोगेसी से, आप जानते होंगे सरोगेसी, पढ़ लीजिएगा उसके बारे में ज़रूर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान शिपयार्ड के कौन बने हैं? हेमंत खत्री। ठीक है, अब हिंदुस्तान शिपयार्ड याद रखिए, एच से, तो हेमंत खत्री भी आपको याद ही रहेगा, उम्मीद करता हूँ। हेमंत खत्री हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थापित हुआ था 22 जून 1941 में, और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड मुख्यालय विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये हेमंत खत्री जी की फोटोग्राफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, किस कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पर वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है? ठीक है, किस कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पर वॉइस चैटबॉट, मैंने बताया था चैटबॉट, बॉट मतलब रोबोट जैसा है, लीगो लॉन्च किया है? अब आपको ये मैं याद दिला दूंगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। इससे कंपनी के पॉलिसी धारक को आसान वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे। आजकल आप कुछ एप्लीकेशन यूज करते होंगे या व्हाट्सएप पे जाते होंगे तो चैटबॉट ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं। होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी क्योंकि यहाँ पॉइंट थोड़ा लंबा है इस उत्तर का। चलिए, अब मैं बता रहा था प्रश्न क्या था, लीगो किसने लॉन्च किया है? लीगो, है ना? तो लीगो ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए LI और CO ने जी जी की तरह लग रहा है, लीगो लाइफ इंश्योरेंस, लीगो। ठीक है, तो ICICI याद रखिएगा, आई इसमें भी आ रहा है तो आई इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो लीगो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई के प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, याद रखिएगा आईसीआईसीआई का बैंकिंग सेक्टर अलग है, हाँ, और ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सेक्टर अलग है।
ठीक है। प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी हैं एनएस कन्नन, जो कि फोटोग्राफ में है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र है। अक्सर बैंकों का हेड ऑफिस मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13th क्वेश्चन। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों द्वारा एक एआई आधारित डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? अब देखिए, एआई की फिर बात हुई थी, पहले भी बात हुई थी इससे पहले प्रश्न में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मैं आपको एआई के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, पहले उसका उत्तर देना चाहूंगा आपको। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों द्वारा एक एआई आधारित डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? एयर स्कैनर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर विकसित की है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ, मेड इन इंडिया एयर स्कैनर पीडीएफ स्कैनर एआई डिक्शनरी नैरेटर। ठीक, आईआईटी बॉम्बे हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र। डायरेक्टर ऑफ आईआईटी बॉम्बे सुभाषीष चौधरी। ठीक है, अब ये सुभाषीष चौधरी जी की फोटोग्राफ ये है। ठीक, अच्छा, ये मैंने खुद के प्ले स्टोर को खोल के मैंने ये ऐप डाउनलोड क्या किया था, ऐप खोला था और ये स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ डाल दिया। देखिए, अच्छा रिव्यू भी मिला है, हालांकि ज़्यादा लोग अभी डाउनलोड, क्योंकि हाल ही में रिलीज़ हुआ है तो ज़्यादा लोग डाउनलोड नहीं किए हैं। 672 रिव्यूज़ हैं और उसमें एआई। अब मैं आपको एआई के बारे में बताता हूँ। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको नाम ही से लग रहा है आर्टिफिशियल, नकली इंटेलिजेंस यानी तर्कशास्त्री और बुद्धिमत्ता। तो हमारे पास क्या है, हम सब इंसान हैं, हमारे पास, हम इंटेलिजेंट हैं, खुद जानवर भी होते हैं, स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इंटेलिजेंस वहाँ, कंप्यूटर कंप्यूटर तो खुद सोच नहीं पाता, मशीन खुद नहीं सोच पाता, तो मशीन लर्निंग और एआई में फील्ड में बहुत इजाफा हुआ क्या, कंप्यूटर को आप सोचने की क्षमता देते हैं। वो सोचने की क्षमता नहीं है, क्या है, हम लोग प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि इतना उसको डिटेल में दे देते हैं कि जैसे अगर इस टाइप के सवाल आ गए, इस टाइप का वर्ड आ गया, इस टाइप की चीज़ आ गई, इस टाइप का वॉइस आ गया, तो वो तुरंत अपने आप को डिटेक्ट करेगा और उसमें इतना डेटा भरा रहता है, वो उस हिसाब से उत्तर देता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि कंप्यूटर को खुद ही की जानकारी, खुद ही का उसका बुद्धि है। होता ऐसा नहीं है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में धीरे धीरे बहुत दुनिया तरक्की करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आप तो फ्यूचर के कई मूवीज आप देखे होंगे, टर्मिनेटर आई थी, आई रोबोट आई थी, जिसमें आप खुद ही दिमाग दे दिए। वो रोबोट मूवी रजनीकांत की जो आई थी, उसमें भी उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही दिया गया था कि वो खुद से सोच सकता था। मतलब उसमें इतना डिटेल और इतना डेटा डाल दिया गया कि कोई भी सवाल आ रहा है तो उस हिसाब से वो उत्तर दे रहा है। जैसे पुलिसमैन वाला याद है, उसमें पूछने लगता है कि पुलिसमैन रोबोट चिक्की से पूछता है कि ये, तो वो उस हिसाब से उत्तर देता है कि आपको कट चाहिए, कट तो वो कट ही दे देता है, क्योंकि उसके उसके उस डेटा में यही, उसके अंदर यही इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कट होता क्या है, कट यानी काटना, तो उसने कट दे दिया, वो जबकि पैसा मांग रहा था। ठीक है, तो जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन और चीज़ें अब डाले जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, उतना डिटेल में डाली जाती हैं ताकि वो कुछ भी स्कैन करे या सुने या वर्ड देखे या जो भी है उस हिसाब से, और एक्शन देखे कुछ भी, उस हिसाब से उसको उस पर आंसर देता है, तो उतना डिटेल में दिया जाता है उसको। ठीक है, आप देख सकते हैं रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल की बात हुई, ये दोनों की फोटोग्राफ्स हैं। इन दोनों ने मेहनत करके अच्छी बनाई, तो इसलिए मैंने इनकी फोटोग्राफ जरूर डाल दी इसमें। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के दो छात्रों ने एयर स्कैनर, आप एयर स्कैनर डाल भी सकते हैं डॉक्यूमेंट, मैंने इसको यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मैंने उसके फोटोग्राफ्स देखे थे उस एप्लीकेशन के, तो ये देखा था कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे। चलिए, इस पॉइंट पे ज़्यादा समय न लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14th, डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया, वह कौन थी? आपको एस पद्मावती एक फेमस, देश की, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट होता है ना, वैसे कार्डियोलॉजिस्ट। तो पहली हृदय विशेषज्ञ थी, हृदय रोग विशेषज्ञ, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, पद्म विभूषण एवं पद्मश्री सम्मानित। ये याद रखिएगा, कभी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखे करंट अफेयर्स में कि इनको कौन से चीज़ों मतलब कौन कौन से पद्म पुरस्कार मिले थे, तो पद्म विभूषण एवं पद्म श्री सम्मानित डॉक्टर एस पद्मावती। अब याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण और पद्म श्री मिला है, तो उनका नाम भी एस पद्मावती है। ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हैं आपकी पद्मावती मूवी आई थी, पद्मावत, तो दीपिका पादुकोण की सुंदरता के लिए लोगों का दिल आ जाता था, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सो प्लीज़ ऑफेंसिव मत लीजिएगा, मैं याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, हाँ, 103 वर्ष की आयु में कोविड 19, डॉक्टर यहाँ पर हम लोग हैं, 103 वर्ष की आयु में कोविड 19 के कारण निधन हो गया। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी। ठीक है, तो ये उनकी फोटोग्राफ है। इतनी इंपॉर्टेंट देश की नागरिक थी और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण महिला थी, जो अब नहीं रही हमारे बीच में।
ठीक है, तो फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट थी हमारे देश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब लेबनान का आप जानते ही होंगे, लेबनान में अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जो कि एटम बम से कंपेयर किया जा रहा था, न्यूक्लियर बम से। और वो उनके पोर्ट पे एक बम फटा, उससे काफ़ी कुछ नुकसान हो गया। कई लोगों को व्हाट्सएप वीडियो, फेसबुक पे लोगों ने देखा इसके बारे में। ठीक है, तो वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुस्तफ़ा अदीब। ठीक है, ये उनकी फोटोग्राफ है मुस्तफ़ा अदीब जी की। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। लेबनान में हुई विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री हसन दियाब, जो कि हसन दियाब हाल ही में कुछ ही महीनों पहले, मेरे ख्याल से जनवरी में अपॉइंट हुए थे, कि सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई और उन्होंने उसको हटा नहीं पाए, तो एक बहुत विश्व और देश में इसको एक बैकलैश को सामना करना पड़ा, मतलब बेइज्जती को सामना करना पड़ा। तो उन्होंने उसको इस्तीफा दे दिया और मुस्तफ़ा अदीब को प्रधानमंत्री बनाया गया कि अब यही संभालेंगे बागडोर, और जो बहुत नुकसान हुआ उसको वापस, नुकसान को भरपाई करके उसको तरक्की पे ले जाएंगे, ऐसा मुस्तफ़ा अदीब। अच्छा देखिए, लेबनान है कहाँ? वर्ल्ड मैप में लेबनान की बात हुई है, तो वर्ल्ड मैप में देखिए भारत हमारा यहाँ है, सऊदी अरब यहाँ है, लेबनान यहाँ है। ठीक है, और लेबनान का पास का नक्शा देखिए, तो ये बगल में सीरिया है उसका पड़ोसी, जॉर्डन, इजराइल, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और बेरूत वहाँ की राजधानी है, आप देख सकते हैं। लेबनान का झंडा देखिए, बीच में पेड़ है ना, क्रिसमस ट्री जैसा, ऊपर लाल पट्टी, नीचे लाल पट्टी, बीच में सफ़ेद पट्टी बड़ी सी, जिसमें क्रिसमस के पेड़ जैसा एक वो डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, ये लेबनान का झंडा। मिशेल आउन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, आप उनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं। मिशेल आउन वहाँ के प्रेसिडेंट है लेबनान के। ठीक, और वहाँ की अब करेंसी की बात करें तो लेबनीज पाउंड चलती है, आप देख सकते हैं वहाँ के नोट कैसे होते हैं। वहाँ की करेंसी का फोटोग्राफ देख सकते हैं। मैंने करेंसी के फोटोग्राफ दिए हैं ताकि लोगों को अक्सर लगता है कि जैसे हमारे रुपए वैसे सारी दुनिया की करेंसी नहीं, रंग बिरंगी करेंसी, अलग अलग फोटोग्राफ्स होते हैं भाई, अपने देश के हिसाब से लोग डालेंगे। देखिए, लेबनान लेबनान की करेंसी, और जैसे यहाँ रुपए और पैसे होते हैं वैसे में लेबनीज पाउंड चलता है, और पैसे उनके हैं पिएस्टर, याद रखिएगा उसको, पियास्ट्रे नहीं बोलिएगा, पिएस्टर। ठीक है, पिएस्टर उसकी प्रोनाउंसिएशन सही है। 1/100 यानी 100 पिएस्टर इज इक्वल टू 1 लेबनीज, बराबर 1 लेबनीज पाउंड। ठीक है, आप देख सकते हैं पिएस्टर का कॉइन है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन हमारा, किस प्रदेश की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? याद रखिए, गंदगी भारत छोड़ो भाई, एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य में मतलब किसी भी चीज़ में कहते हैं कि सबसे सेंटर में सबसे कोर होता है हर चीज़ का, तो गंदगी भी देश के बीच में है ऐसा। तो मध्य प्रदेश ने इस चीज़ को शुरू किया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाली गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान को शुरू किया गया है। अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ की राजधानी है भोपाल। आपको तो पता है इंडिया के मैप में कहाँ आता है, भारत के मैप में बीच में मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें और तो वहाँ की सीएम है शिवराज सिंह चौहान, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है वहाँ की मध्य प्रदेश के। एडिशनल लिखा हुआ है, अब तो गवर्नर ही हो गए। एक्चुअली क्या था एडिशनल, इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर कोई और थे, जो हाल ही में उनका देहांत हो गया। तो आनंदी पटेल यूपी की भी गवर्नर थी और उन्होंने पार्ट टाइम फिर मध्य प्रदेश को भी देखना शुरू कर दिया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ठीक है, उड्डयन मतलब उड़ने वाला, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? उषा पाढ़ी। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाढ़ी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी आईएएस अधिकारी है। ठीक है, तो आप इनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं, उषा पाढ़ी। ठीक, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अब सिविल एविएशन, एविएशन मतलब प्लेन से रिलेटेड, उड़ने से रिलेटेड है। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है, मैंने बहुत डिटेल में इसको नहीं जानकारी हासिल की इसके बारे में, लेकिन मैं बताना चाहूँगा सिविल एविएशन मेरे ख्याल से जो लोग चार्टर्ड फ्लाइट्स और खुद के प्लेन उड़ाने की उसमें रखते हैं, ये उसी से रिलेटेड है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव। ठीक है, 18वां, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर हैं? भारत ग्लोबल इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कुछ भी नया चीज बनाना, तो भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर रहा है? कुछ नया बनाना, कुछ नया इन्वेंट करना, इस टाइप का इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है वर्ल्ड में, ऐसा। तो
48वां स्थान है। तो भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है और मध्य और दक्षिणी एशिया में देशों में शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए कि टॉप 5 कंट्रीज जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर हैं। देखिए पहली बात, फर्स्ट है स्विट्जरलैंड, स्कोर इनका है उस हिसाब से। स्वीडन है सेकंड, थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और यूनाइटेड किंगडम है फोर्थ, पांचवा है नीदरलैंड, और भारत 48वां है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले का टॉप 3 कंट्रीज भी याद रख सकते हैं आप। स्विट्जरलैंड, स्वीडन एसएस से याद है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए हो गया, बीच में एस आ रहा है उसके। अगर इंग्लिश से याद रखेंगे यूएसए, और हिंदी में याद रखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और भारत का 48वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुए हैं? कौन से 2 केंद्र शासित, याद रखिएगा यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुए हैं। ऐसे कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं? वो है लद्दाख और लक्षद्वीप। ठीक है, इजी याद रखने के लिए एल से दोनों है, लद्दाख और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो आप जानते हैं कहाँ पर है, और लद्दाख का भी अभी नक्शा बताते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्य केंद्र शासित प्रदेश योजना से जुड़ चुके हैं और जिन्हें अब लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा। ठीक है, तो वन नेशन वन कार्ड से वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया। ठीक है, इन दोनों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्य याद रखिएगा, और केंद्र मतलब राज्य और केंद्र यूटीज मिलाकर, केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 26 टोटल हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख का कैपिटल लेह और कारगिल। देखिए लद्दाख है कहाँ पर, उसके बारे में लिखा है। लद्दाख जहाँ पर है, ये जो हल्का है वो अभी क्लेम्ड है, लद्दाख का पार्ट माना जाता है, लेकिन वो उस पर अभी कब्जा नहीं हुआ है। ठीक है, और राधा कृष्ण माथुर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो देखिए देश में लक्षद्वीप कहाँ पर है, लक्षद्वीप है यहाँ पर। ठीक, ये जो सर्कल बना हुआ है, जो कि अच्छा मैं आपको स्केच से दिखाता हूँ। हाँ, ये जो सर्कल बना है ये लक्षद्वीप है। ठीक, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लक्षद्वीप का कैपिटल है कवरत्ती, और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिनेश्वर शर्मा, इनकी फोटोग्राफ है। ठीक है, याद रखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड में जुड़े हैं लक्षद्वीप और लद्दाख। ठीक है, लद्दाख का कैपिटल है लेह और कारगिल। कारगिल याद रहेगा आपको, लेह भी याद रहेगा, जैसे कहते हैं ना दे ले तो लद्दाख ले। ठीक है, और कारगिल। और लक्षद्वीप का कैपिटल है कवरत्ती। अब ये आपको याद रखना होगा, कवरत्ती। ठीक है, ये के बाद एल आता है, तो लक्षद्वीप से पहले कवरत्ती आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगरबत्ती जैसा नाम है, कवरत्ती। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिनेश्वर शर्मा। ठीक, चलिए 20th क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, अभी तो जैसे पहला भी क्वेश्चन आया था कि पोषण पूरा महीना कौन मनाया जाता है, तो सितंबर महीना मोदी जी ने कह दिया कि सितंबर माह पोषण माह रहेगा। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर, तो याद रखिए सितंबर का फर्स्ट वीक, 1 से 7 सितंबर, जब तक का मैं आपको करंट अफेयर्स दे रहा हूँ एक्चुअली, वहां तक का वो नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाएगा। ठीक है, वर्ष 1982 से 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, और जिसे खाने पीने के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जा सकता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के कार्यक्रमों को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये बताया ना, मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अभी पहले स्लाइड पे फिर आता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय कौन है? मिनिस्टर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक, आप तो जानते ही होंगे क्योंकि सास भी बहू वाली स्मृति जी हमारी फेमस अमेठी से अब सांसद हैं, बीजेपी से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21, तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? ठीक है, एम वीर लक्ष्मी, याद रखिएगा, लक्ष्मी से आप याद रख सकते हैं,
ठीक है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलानी स्वामी द्वारा की एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। थोड़ा ये उत्तर मुझे भी विचित्र लग रहा था कि भाई ये क्या पहली बार एम्बुलेंस महिला चला रही है, इससे पहले कभी नहीं चलाई है, लेकिन अब है तो है इसमें डिटेल कि एम वीर लक्ष्मी फर्स्ट एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। याद रखिएगा ये तमिलनाडु में हुआ है और पहली 108 एम्बुलेंस ड्राइवर एम्बुलेंस नंबर के उस पे तहत पे ये शुरुआत की गई है। एम वीर लक्ष्मी वीर है, याद रखिएगा। वीर लक्ष्मी से आपको अगर ये आंसर ऑप्शंस आए तो वो वीर हैं तभी एम्बुलेंस चला रही हैं भाई। इतने पेशेंट बुरी हालत में रहते हैं तो वो बहादुर हैं। और लक्ष्मी से नाम याद रख सकते हैं। एम से ये भी याद रख सकते हैं, एम का फुल फॉर्म कुछ और होगा लेकिन मेडिकल टर्म याद रख सकते हो तो आपको याद रहेगा एम वीर लक्ष्मी। ऐसा अगर ऑप्शन आ गया तो आप उत्तर देने में आसान हो रहेगा आपके लिए। ठीक है, एम्बुलेंस के लिए, ये मेडिकल के लिए एम याद रखिए, वीर हैं तो उससे ये याद रख सकते हैं। तमिलनाडु है कहाँ पर? देखिए तमिलनाडु यहाँ पर है इंडिया में, एकदम एकदम सदर्न पॉइंट पे आता है और चेन्नई वहाँ की राजधानी है। हाँ, एडप्पी के पलानी स्वामी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के। देखिए उनकी पार्टी है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्रा काजगम। ठीक है, ये देख सकते हैं AIADMK, ये तो आप सुनते ही होंगे AIADMK, तो ये इसका फुल फॉर्म है और उनका लोगो है पार्टी का। हाँ, बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर है तमिलनाडु के, जो कि बीजेपी से है। आप देख सकते हैं उनकी फोटोग्राफी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 22nd क्वेश्चन हमारा 22वां। भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है C2GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड? ठीक है, भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है ये वाला अवार्ड? तो आपको बताना चाहूंगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अथवा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में C2GBC द्वारा एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिए किसने जीता इस अवार्ड को? राजीव गांधी, क्योंकि इन्होंने बहुत एनर्जी कम से कम एनर्जी यूज की है, इसलिए 21वें राष्ट्रीय मतलब ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट, यानी ज़्यादा खर्च, ज़्यादा वेस्ट नहीं किया बिजली को, और जो भी एनर्जी में यहाँ बिजली ही है और उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं किया, वेस्ट नहीं होने दिया, कम से कम एनर्जी में इन्होंने अपना काम चलाया, तो इसलिए पुरस्कार ये प्रदान किया गया। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को भी ऊर्जा प्रबंधन में, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी। राष्ट्रीय इस्पात RINL VSP, ठीक है, को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट, एफिशिएंट मतलब कम से कम एनर्जी खपत किया गया, मतलब एफिशिएंट है, काबिल है, जो कम से कम एनर्जी यूज कर रहा है, पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब याद रखिए यहाँ पर बात हुई है कि किसने ये अवार्ड दिया था, तो ये देखिए CII, ठीक है, इसका फुल फॉर्म नीचे देख सकते हैं आप, नीचे है इसका, वहाँ पर मेरा पॉइंटर जा नहीं रहा, मैं आपको ऐसे कैसे दिखाता हूँ। ठीक है, ये है ना। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड ये GBC का फुल फॉर्म है गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। ये दोनों की बात हुई थी, इन्होंने ही अवार्ड प्रोवाइड किया है इनको। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां। पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? पंजाब और सिंध बैंक तो आप जानते ही होंगे, उसके MD और CEO कौन बने हैं? बने हैं S कृष्णन। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक के, ठीक, PSB S कृष्णन। आप अब ऐसे याद रखिए, सिंध से S से याद रख सकते हैं S कृष्णन, ठीक, तो SK से याद रख सकते हैं, PSB है तो P उसका याद रखिए SK। ठीक, तो सिंध बैंक के नए CEO और MD, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर S कृष्णन बने हैं, यानी। ठीक है, चलिए अब तो इनकी बात करें तो पंजाब और सिंध बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं डॉक्टर चरण सिंह, जिनकी फोटोग्राफ ये है। पंजाब एंड सिंध बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली, इंडिया में। पंजाब और सिंध बैंक की टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारा 24। दिसंबर में रिलीज होने वाली पोप फ्रांसिस की नई बुक का शीर्षक क्या है? ठीक है, पोप कौन होते हैं? पादरी, है ना, जो सर्वोच्च पादरी माने जाते हैं क्रिश्चियन में। तो दिसंबर में रिलीज होने वाली पोप फ्रांसिस की नई बुक का शीर्षक क्या है? लेट अस ड्रीम। ठीक है, हमें
ख्वाब देखने दो। मेरे जहाँ तक मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था तो उसमें आया था कि ये कोविड के चलते इन्होंने ये बुक लिखी थी कि हम लोग अच्छा होप करें द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर, कि इस महामारी के बाद हम लोग एक अच्छी टाइम पे आएंगे, तो लेट अस ड्रीम, हम लोग को ये ख्वाब देखने दीजिए ऐसा करके। 25वां क्वेश्चन हमारा, 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? याद रखिएगा ऑनलाइन चेस हुआ था, और एनुअल वर्ल्ड ये पूरा सालाना एक बार होता है, एनुअल मतलब सालाना। वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस ओपन था सबके लिए, कोई भी खेल सकता था इसको। टूर्नामेंट किसने जीता है? पी इनियन ने, ठीक है, जो भारत के हैं। इस आयोजन में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स शामिल थे। ग्रैंड मास्टर मतलब चेस के बहुत हाई लेवल के लोग जो खेलते हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि में पी इनियन काफ़ी यंग लड़के हैं, आप देख सकते हैं ये काफ़ी यंग हैं, और इन्होंने ही इसको जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पी इनियन ने चेस जीता है, ग्रैंड मास्टर ऑनलाइन जो एनुअल वर्ल्ड चेस होता है, ओपन चेस, 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस को जीता है पी इनियन ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 26वां क्वेश्चन हमारा, किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की गई है सऊदी अरब द्वारा। सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई, वर्चुअली तो आप समझ रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है, कंप्यूटर पे बैठ के में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। देखिए याद रखिएगा असाधारण बैठक की अध्यक्षता, ठीक है, और G20 में और भी चीजें हुई हैं, ठीक, वो आगे भी क्वेश्चन आए हैं इसके। तो सऊदी अरब इस बार मेजबानी कर रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इस बार एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। आगे और भी हैं, जैसे सांस्कृतिक बैठक की किसने की है, तो वो कोई और किया, तो ये याद रखिएगा असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री, ठीक है। G20 सऊदी अरब। G20 समूह के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और यूरोपीय संघ EU, ठीक है। यूरोपीय संघ में तो कई यूरोप के देश आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27वां, क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? क्रोएशिया, राज श्रीवास्तव, ठीक है, याद रखिएगा मैं इनके बारे में ढूंढ रहा था गूगल पे, तो बार बार राजू श्रीवास्तव आ जा रहे थे, फिर बहुत मुश्किल से फोटो मिला इनका, राज श्रीवास्तव, ठीक है। बात हुई है क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया के एम्बेसडर यानी राजदूत बने हैं राज श्रीवास्तव। अब राजदूत है तो राज से याद रखिएगा, राज श्रीवास्तव राजदूत बने क्रोएशिया के, ठीक है। और श्रीवास्तव, श्री अब ऐसे क्रोएशिया का CR जो होता है ना, क्रोएशिया का स्पेलिंग ऐसा है, तो CROA, इनके चेहरे पे मैंने लिख दिया, एनीवे हटा देता हूँ, क्रोएशिया का CROA, तो ऐसे आप याद रखते हैं, राजदूत से राज याद रख सकते हैं, क्रोएशिया से श्रीवास्तव से याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग इस पे आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो वहाँ की बात करें तो क्रोएशिया की बात हुई है, देखिए यूरोप का एक देश है क्रोएशिया, देखिए कहाँ पर, इटली के पास पड़ता है। अब इसका पास से आप मैप देख सकते हैं, ठीक। क्रोएशिया की बात करें, हाँ, तो जाग्रेब वहाँ की राजधानी है, जाग्रेब है, जाग्रेब आप देख सकते हैं, ठीक है। क्रोएशिया ऐसा देखिए, यहाँ इटली है, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आसपास के देश हैं, मैसेडोनिया, अल्बेनिया, और क्रोएशिया इतना है, ठीक। जाग्रेब वहाँ की राजधानी, वहाँ का झंडा आप देख सकते हैं कैसा है, ठीक है। क्रोएशिया ऊपर लाल पट्टी है, बीच में वाइट है, नीचे नीली है, और बीच में चेक्स बने हुए हैं, उस टाइप का है, ठीक, ऐसा उनका झंडा है। जाग्रेब वहाँ की राजधानी, क्रोएशिया यहाँ के पड़ोसी देश हैं स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बोस्निया, सर्बिया। चलिए, और समुद्र के इस साइड पे इटली है। हाँ, उनकी बात करें वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है एंड्रेज प्लेकोविच, ठीक है, एंड्रेज प्लेकोविच, याद रखिएगा उनका नाम, एंड्रेज प्लेकोविच वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनकी फोटोग्राफ है। और जोरान मिलानोविच वहाँ के प्रेसिडेंट है, क्रोएशिया के प्रेसिडेंट है जोरान मिलानोविच। चलिए इनकी फोटोग्राफ भी आपने देख ली। वहाँ की बात करें तो वहाँ की करेंसी है क्यूना, ठीक है, कूना मत बोलिएगा, ये है क्यूना, देख सकते हैं क्यूना। और वहाँ की सब करेंसी है, यानी कि उप मुद्रा, जैसे कि पैसा होता है, रुपए और पैसा,
जैसे ये रुपए क्यूना हो गया और पैसा लीपा है, ठीक है। 1/100 यानी 100 लीपा 1 क्यूना होता है। वहाँ की नोट आप देख सकते हैं। अच्छा हाँ, मैंने इसको करेंसी भारत से भी तुलना की है, तो 1 क्यूना, वहाँ का 1 क्यूना यहाँ 11.5 रुपए होता है INR, ठीक है। 11.5 रुपए भारत में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नौसेना अभ्यास, 28वां क्वेश्चन हमारा। नौसेना अभ्यास इंदिरा नेवी में भारत के साथ कौन सा देश भाग लिया? रूस ने लिया, ठीक है। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच वार्षिक रूप से होने वाली द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण आरंभ हो गया है। द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, होगा कहाँ इंदिरा नेवी का अभ्यास, और कौन सा देश होता है? रूस लेता है। कहाँ होता है? 4 से 5 सितंबर में बंगाल की खाड़ी में होगा इंदिरा नेवी का, ठीक है। और रूस की बात हुई है तो देखिए, ये देखिए रूस ये है, ये विश्व का सबसे बड़ा देश है रशिया, और यूरोप में पड़ता है। देख सकते हैं इतना बड़ा पूरा लाल जो एरिया है वो पूरा रूसी है। भारत यहाँ पर है, ठीक है। रशिया की राजधानी, रूस की राजधानी है मॉस्को। इसका झंडा देखिए, पहले ऊपर सफेद पट्टी है लेटी हुई, फिर नीली है, फिर लाल है, ठीक। ये देख सकते हैं मॉस्को यहाँ पर है कहीं, जो कि राजधानी रशिया की। हाँ, रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन, आप देख सकते हैं उनकी फोटोग्राफ यहाँ साइड में है। और फेमस पर्सनालिटी वहाँ के व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है रशिया के, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो बताऊँ मैं, रूबल वहाँ की करेंसी है। रूबल, कई लोग रबल कहते हैं लेकिन सही है रूबल, ठीक। वहाँ का सिंबल देखिए, जैसे रुपए का सिंबल आप जानते हैं ना, रुपए का सिंबल ऐसा होता है, और डॉलर का सिंबल ऐसा होता है, एस बना के ऊपर से खड़ी पाई। उसी प्रकार तो रशिया का ये है सिंबल, पी जैसा है, और नीचे एक और डैश बना है पी के साथ। और कुपे का वहाँ की सब उप मुद्रा है, ठीक है। कुपे का याद रखेगा, 1/100 कुपे का, यानी 100 कुपे का इज इक्वल टू यानी बराबर रूबल, 1 रूबल। 1 रूबल की वैल्यू देखिए, भारत का रुपया ज़्यादा कीमती है 1 रूबल से। 1 रूबल 97 पैसा पड़ता है। देखिए ये नोट ऐसे होते हैं रूबल के, और ये सब उनके सिक्के हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29वां क्वेश्चन हमारा, 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? याद रखिएगा, ये 5वीं ब्रिक्स मीटिंग थी, प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया, जो कि बीजेपी से हैं। रूस की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। वह इसमें वर्चुअली हिस्सा लिए, वर्चुअली मैं बताया, इंटरनेट पर बैठ के हिस्सा लिया। बैठक के प्रतिभागियों ने ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर विचार विमर्श किया कि कैसे असर पड़ गया सांस्कृतिक क्षेत्र पर, टूरिज्म इंडस्ट्री घट गई है, सब कुछ हो गया है, तो उस पर कैसे काम करें। सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, और उन्होंने भारत से हिस्सा लिया। याद रखिएगा, इस बार ब्रिक्स की मेजबानी रूस ने की है। ब्रिक्स में जो भी चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे, जैसे अभी आया था एक सवाल G20 वाला, तो उसमें असाधारण बैठक थी, उससे सांस्कृतिक बैठक भी होगी, उसकी और भी अलग बैठक होगी। तो ये इसमें यहाँ पर हुई है सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक, जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल ने हिस्सा लिया। ये ब्रिक्स की है, ठीक। रूस ब्रिक्स की मेजबानी किया है, सऊदी अरब G20 की मेजबानी किया, ध्यान दीजिएगा। ब्रिक्स का है क्या फुल फॉर्म, पहले जान लीजिए। देखिए बहुत इजी है, ब्रिक्स बहुत इजी याद करना। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखिए उनके झंडे भी बने उनके नाम पे, और ये सब वही देश हैं। हम अगर उस हिसाब से बात करें तो ये देखिए ब्राज़ील हो गया, फिर ये रशिया हो गया, फिर ये इंडिया हो गया, फिर चाइना हो गया, और ये साउथ अफ्रीका हो गया। ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलेटेड देश हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले। आप जान लीजिए जहाँ भारत और चाइना आ गया तो समझ लीजिए वैसे ही 30% पॉपुलेशन हो गई। और इन देशों में 44% पॉपुलेशन है पूरे विश्व की इंसानों की, ठीक है। 44% पॉपुलेशन तक पूरे धरती की इंसानों की इन देशों में है। तो इससे बहुत मैटर करता है कि ये क्या करते हैं। ये देश पॉल्यूशन ज़्यादा करेंगे तो पूरे देश पे असर पड़ेगा, ये देश पॉल्यूशन कम करेंगे तो पूरे विश्व पे, देश पे कह रहा हूँ, विश्व पे असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ के लीडर्स हैं, चाइना के हैं, ये रशिया के हैं, ये चाइना के, रशिया के, ये ब्राज़ील के, ये तो आप जानते ही हैं, इंडिया के, और ये साउथ अफ्रीका के, ठीक है। वहाँ के वर्ल्ड लीडर्स हैं ब्रिक्स में, ऐसे मिल के ब्रिक्स के देश एक साथ हैं, ठीक है।
30th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस दिन मनाया जाता है? चैरिटी तो आप समझते होंगे, दान करना, दान का काम करना, चैरिटी के लोगों की हेल्प करना, तो उसको चैरिटी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, 5 सितंबर को, याद रखिएगा, जिस दिन हमारा टीचर्स डे पड़ता है उस दिन चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। याद रखिएगा, मदर टेरेसा का देहांत हुआ था, मतलब निधन हुआ था 5 सितंबर को ही, और उसी दिन सही राष्ट्र 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इनको सेंट ऑफ गटर्स भी कहा जाता है। कोलकाता में थी मदर टेरेसा और बहुत लोगों का उतर उतर के सेवा करती थी, गटर्स में उतर के सेवा करती थी, मतलब स्लम्स में उतर के सेवा करती थी, इसलिए सेंट ऑफ गटर्स नाम दिया गया। जिस दिन वो 5 सितंबर को, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था मदर टेरेसा को, जब 5 सितंबर को वो ख़त्म हुई तो उस दिन से सरकार ने, मतलब यूएन ने, क्योंकि बहुत फेमस थी, वर्ल्ड पर्सनालिटी थी, तो संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है इनके याद में। और एक चीज़ और है, जैसा कि हमने बताया, आपको पता ही होगा, और टीचर्स डे भी पड़ता है हमारा उस दिन। खैर उसके आगे में अभी स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात हुई है, यूएन जिसने इसकी घोषणा की है वर्ल्ड चैरिटी दिवस की, तो यूनाइटेड नेशंस, तो वहाँ के हाँ, सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, इसको देखिए, गुटेरस अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो सही मामले में गुटेरस जो लिखा है वैसे ही आप पढ़ लीजिए, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक, एंटोनियो की फोटोग्राफी है। यूनाइटेड नेशंस का लोगो ये है, आप देख सकते हैं। ठीक, ये लोगो है और ये एंटोनियो गुटेरस है। ठीक, चलिए अब 5 सितंबर की और बात करें तो शिक्षक दिवस उस दिन पड़ता है हमारा। भारत का देश भर के छात्रों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड, अच्छा, ये हमारा टीचर्स डे है। और विश्व का टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है? देख लीजिए, वर्ल्ड टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा, जस्ट एक महीने बाद। ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक, 31st क्वेश्चन हमारा 31वां, किस प्रदेश सरकार ने आय रखवाली ऐप लॉन्च किया? पंजाब सरकार ने आय रखवाली। ठीक, पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने के लिए और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आय रखवाली ऐप लॉन्च की है। इस ऐप को राज्य सरकार विकसित पंजाब में पर्यावरण को बनाए रखने और प्रक्रिया में लोगों के हितधारकों को जोड़कर रखने का प्रयास के तहत किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं पंजाब की राजधानी कौन सी? चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, चंडीगढ़ 2 जगह की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने के लिए ये आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, आई, अब इससे समझ सकते हैं रखवाली ऐप, इसका क्या मतलब हुआ? हम पर्यावरण की रखवाली कर रहे हैं, तो आई, हम खुद की रखवाली, आई यानी खुद, यहाँ कर लीजिए, इंग्लिश वाला टर्म है आई, तो आई रखवाली, हम खुद की पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, पंजाब ने स्टार्ट किया है। पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह, जो कि 15वें चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनकी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ये है। और वहाँ के गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक है, जो कि बीजेपी से हैं। 35वां क्वेश्चन है, बजाज एलियांस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बहुत इजी, आप याद भी रख सकते हैं इसको। कौन बने हैं? वो हैं आयुष्मान खुराना, बजाज एलियांस के नए ब्रांड एम्बेसडर। जियो बेफिक्र। बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, किसने F1 इटालियन ग्रां प्री 2020 जीता? देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन था ना, बेल्जियम ग्रां प्री किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन का आंसर था। इटालियन ग्रां प्री किसने जीता है? देखिए, मैंने बताया लुइस हैमिल्टन, हम लोग ने पढ़ा था कि 5वीं जीत थी उनकी, वो लगातार जीतते जा रहे थे F1 के जितने भी सीजनल अलग अलग ग्रां प्री हो रहे थे, लेकिन इसमें लुइस हैमिल्टन ने जीता है। याद रखें, इटालियन ग्रां प्री जीता है पियर ग्लासी ने। ठीक है, पियर गैसली ने इटालियन ग्रां प्री जीता है। ठीक है, पियरे इसमें लिखा, पियरे गैसली वैसे है पियर गैसली ने इटली के ऑटोड्रोम नाजियोनेल मोन्जा में
आयोजित फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रां प्री पढ़ेंगे, ग्रैंड प्रिक्स मत बोलिएगा, जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स ग्रां प्री जीत है। इस रेस में कार्लोस सैंज जूनियर और स्पेन के दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लांस स्ट्रोल कनाडा के तीसरे स्थान पर रहे, और लुइस हैमिल्टन इसमें 7वें स्थान पर थे, ऐसा तक मैंने पढ़ा था। किसी कारणवश वो 7वें स्थान पर आए क्योंकि उनका कार का मतलब रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और जो भी था। तो पियर गैसली फर्स्ट आया इसमें, ठीक है, फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रां प्री में, याद रखिएगा, ठीक है। और पियर गैसली फ्रांस के हैं। 37वां क्वेश्चन हमारा 37, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया, ठीक है। क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मतलब अगर आपकी वातावरण और हवा शुद्ध रहेगी तो आसमान नीला दिखेगा। कई समय से आसमान नीला दिख नहीं रहा था। इस लॉकडाउन के कारण वर्ल्ड भर में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में आसमान नीला होने लगे, क्योंकि अगर हम लोग रोज इतने कार और पोल्यूशन करते हैं, बड़े शहरों में देखिएगा आसमान नीला दिखता है नहीं, पीला दिखता है, पीला दिखता है, भूरा दिखता है, क्लीन तो नहीं दिखता। तो अगर आप 10-20 दिन 30 दिन तक गाड़ियां ना चलाएं बिल्कुल भी, तो आसमान एकदम नीला हो जाएगा, ऐसा है। तो जब लॉकडाउन हुआ था तभी ये हाल हुआ था कि हमारे आसमान नीले हो गए थे। तो बचपन जैसा आसमान दिखने लगा था, जब हम लोग छोटे थे तो वैसा आसमान दिखता था नीला, वैसा ही अभी दिखने लगा था। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया? 7 सितंबर को, ठीक है। इस वर्ष 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ब्लू स्काईज कब मनाया गया था, इंटरनेशनल डे फॉर ब्लू स्काईज, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। तो याद रखिएगा 7 सितंबर को पहला मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया था, यानी पिछले साल ही अपनाया। तो फर्स्ट टाइम ये 7 सितंबर 2020 को मनाया गया है, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ठीक है। क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया है, फिर से लोग चलने लगे हैं, अब तो बिना मास्क के चल रहे हैं और मनमानी लोग चल रहे हैं, और फिर से वही पॉल्यूशन और हर चीज़ फैलने लगा है। अगर फिर से लॉकडाउन हो जाए मे बी 10-15 दिन के लिए, तो फिर से आसमान नीले हो जाएंगे, ठीक है, एकदम साफ आसमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38वां क्वेश्चन, आईआईटी दिल्ली ने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा उपकरण लॉन्च किया? ठीक है, मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा उपकरण लॉन्च आईआईटी दिल्ली ने किया है? ठीक है, चक्र डिकोव। आप देख सकते हैं ये मॉडल है चक्र डिकोव का। आईआईटी दिल्ली ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिकंटेमिनेशन डिवाइस चक्र डिकोव लॉन्च किया है। चक्र डिकोव डिवाइस को कैबिनेट के आकार का बनाया गया है। यह N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च मर्मज्ञता का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39वां क्वेश्चन, सियाम के नए अध्यक्ष कौन बने? सियाम का फुल फॉर्म अभी हम बताएंगे भी। सियाम के नए अध्यक्ष कौन बने? केनिची आयुकावा, ठीक है। मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ केनिची आयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, सियाम, सियाम को फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह राजन वढेरा का स्थान लेंगे। साथ ही अशोक लीलैंड के एमडी और सीईओ विपिन सोंधी को सियाम के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विपिन सोंधी को भी नए उपाध्यक्ष उनके सेकंड प्लेस पर चुना गया है, ठीक है, दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान पे केनिची आयुकावा रहेंगे जो कि अध्यक्ष रहेंगे। आप उनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं, ठीक है, केनिची आयुकावा की। तो याद रखिएगा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के अध्यक्ष ये हैं। और हाँ, उपाध्यक्ष रहेंगे विपिन सोंधी जो कि अशोक लीलैंड के हैं। 40वां क्वेश्चन है हमारा, टेलीकॉम कंपनीज वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? अभी आप तो जानते ही होंगे, आजकल न्यूज़ में भी दिख रहा है और लोग देख रहा हूँ अपने दुकानों पे भी बोर्डिंग्स और फ्लेक्सेस इसके टांग रहे हैं। वोडाफोन आइडिया इतना इजी हो गया, VI हो गया है, यानी वी करके हो गया ऐसा। टेलीकॉम कंपनीज ने अपना नाम बदलकर वी कर लिया। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों का नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदले जाने की घोषणा की है, ठीक है। टुगेदर फॉर टुमारो उनका पंच लाइन है, ये देखिए इनका लोगो है, ठीक है। आई को एक्सक्लेमेशन की तरह बनाया है। एक्चुअली हुआ क्या, जब से जियो की क्रांति आई थी तो सारे जो
आपस में बैर रखते थे, वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, अब उन लोगों को फिर बहुत नुकसान होने लगा तो दोनों मिल के साथ काम करने लगे। एनीवे 41वां क्वेश्चन है हमारा, फाड़ा फाड़ा ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? एफएडीए ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? विंकेश गुलाटी को, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, ठीक है, एफएडीए ने विंकेश गुलाटी को वर्ष 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह एफएडीए के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। तो एफएडीए के नए यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए विंकेश गुलाटी बने हैं अध्यक्ष, ठीक है, 35 अपना 35वां अध्यक्ष, ठीक है, विंकेश गुलाटी, याद रखिएगा, एफएडीए के, या ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है, ठीक, विंकेश गुलाटी एफएडीए, ये उनकी फोटोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 42वां क्वेश्चन हमारा, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह 2009 के बाद से एशिया प्रशांत नारियल समुदाय के तत्वाधान में मनाया जा रहा है ताकि इस रोपण फसल के बारे में ध्यान और जागरूकता बढ़ सके। भारत में नारियल उत्पादन में केरल सबसे ऊपर है, लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक भी इस क्षेत्र में ऊपर उठ रहे हैं। तमिलनाडु में वार्षिक उत्पादन लगभग 2 करोड़ 17 लाख नारियल है, ठीक है। तो 2 सितंबर को हम लोग विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। 7 सितंबर को क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाते हैं, और 1 से 7 सितंबर पोषण सप्ताह रहता है हमारा। 5 सितंबर को वर्ल्ड चैरिटी डे मनाते हैं, जिस दिन टीचर्स डे हमारा पड़ता है। तो ऐसे दिवसों की बात करूं 1 से 7 तक के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43वां, किस शहर में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है? हमारे देश के किस शहर में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है? आपको सुन के थोड़ा शॉकिंग लगेगा ये उत्तर, वो है दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से लोग मरते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वहीं किया गया है, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं न्यू दिल्ली के, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो, हिंदी वीडियो 8 से 14 सितंबर का आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त पाठशाला में बने रहने के लिए। अब मैं कुछ और भी बात बताना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये मेरा पहला वीडियो था, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर कोई फीडबैक भी है और आप कुछ बताना चाहेंगे तो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा पहला वीडियो है, सुबह उठ के मैंने बनाया है इसको, और ऐसे ही हर हफ्ते का वीडियो मैं आपको देना शुरू करूँगा, और पूरे मंथ के अंत में, माह के अंत में पूरा कंपाइल करके चारों वीडियोस को एक साथ करके भी दे दूंगा। तो आपको जो इजी रहेगा पढ़ सकते हैं, आप हर हफ्ते भी देख सकते हैं, और एक साथ पूरा उसका अंत में भी देख सकते हैं, महीने के अंत में, ठीक है। चलिए मैं अब उम्मीद करता हूँ और आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। बने रहने के लिए धन्यवाद।